हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन चैनल। सो हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिमांड आप ही की है, मैनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड मी टू मेक एन वीडियो लेक्चर ऑन व्हाट स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चे ये भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी बात की जाए, एमएससी में क्या लिखना है या फिर मतलब जो थ्योरी है उसको भी आपको क्या है मतलब कि सीखना होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो लेक्चर सीरीज चालू कर रहा हूँ। बहुत ही स्लो लेवल पे मैं एनएमआर को ख़त्म करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप वन बाय वन अगर लेक्चर सीरीज़ के सारे वीडियोस देखते जाएंगे तो आई होप कि काफ़ी हद तक आप एनएमआर पे अपनी कमांड कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम एक एक इन की वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रहेगा, है ना। होप सो कि मैं 4 शब्दों को ही आज बता पाऊँ। बोला ना मैंने, स्लो स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट मेरे जहन में आ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि वी ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस नेचर। हम सभी इस नेचर के डेरिवेटिव हैं। हम का मतलब कौन कौन? हम का मतलब मैं भी, टेम्परेचर भी, वाटर भी, सन भी, स्टार्स भी, प्लैनेट्स भी। हम सभी क्या है, कहीं ना कहीं इस प्रकृति की देन है, इस प्रकृति से हमारी उत्पत्ति हुई है। सो वी ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस नेचर। सो वी आर इंटरकनेक्ट विथ ईच अदर। अतः हम क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ एक इंटरेक्शन तो करेंगे। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट था। फिर उनकी बात करें आगे, E=mc² भी आया, जहां एनर्जी और मास में क्या एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ठीक वैसी ही होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ठीक वही होता है। कोई सी भी आप बेसिक लेवल की या एडवांस लेवल की स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक उठा के अगर पढ़ना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इधर से क्यों, इधर से देखो लाइट आ रही है। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ आवर मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है उसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, हम काफ़ी सारा एक कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर मैटर। जो भी हमारा सैंपल है उसके बारे में हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम उसका फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हम उसकी विसिनिटी पता कर सकते हैं कि एक एटम के आसपास कितने एटम लगे, दैट इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और भी काफ़ी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अकॉर्डिंग टू हमारा जो सैंपल है या हम सैंपल में फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या है कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है। काफ़ी सारा एक स्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज आपके सामने है। अच्छा, मैं बोल रहा था आपको कि NMR और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और मास भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बड़ी बात तो ये है कि इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्वेश्चन इससे क्यों आते हैं ज़्यादा एग्जाम में, वेदर इट इज़ गेट और नेट और IIT JAM या फिर जो भी है MSc लेवल पे, तो खैर सभी को इक्वल मार्किंग की जाती है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें NMR के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आते हैं, IR NMR और मास के, क्योंकि जितने भी हमारे NITs और IITs हैं जो स्टूडेंट्स को क्या करते हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स अप्रोच करते हैं, फॉर PhD और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो अप्रोच करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली आप लोगों को क्या है NMR पे काम करना होता है। वहाँ जो भी आप सैंपल प्रिपरेशन करते हैं उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको NMR खुद चलाना है, IR वहाँ पर आपको खुद चलाना है। तो हमारे जितने भी NITs और IITs हैं स्पेशली वहाँ पर क्या है ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिस पे हमको स्टूडेंट्स को क्या काम करना होता है। तो उनको स्टूडेंट्स भी वैसे ही चाहिए जिन्हें NMR और IR के बारे में या मास के बारे में क्या हो, नॉलेज हो। तो वो क्या करते हैं, इनके ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कर लेंगे वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है ना सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना। और बात करते हैं मैं बात कर रहा था किसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, या मैं बात कर रहा था इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर की। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, जो लाइट है, जो लाइट का मतलब जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो तो एक बहुत वास्ट रेंज में होती है। ठीक है ना, उसमें रेडियो वेव भी होगी, उसमें इंफ्रारेड भी होगी, उसमें विजिबल भी होगी, उसमें अल्ट्रावायलेट भी होगी, एंड सो ऑन। उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है इसके पीछे का क्या फंडा है, व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
बहुत ही की पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करने के पहले यू मस्ट नो कि हम जो रेडिएशन डाल रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और अगर मैं ये पूछूं आपसे क्वेश्चन कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है, अपना 12th का एक चैप्टर आ जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें ऐसा लिखा था कि इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ठीक है, द रेडिएशन विच कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर वाइब्रेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ व्हाट, वेव। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये तो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नाम जो है इस नाम के पीछे का क्या लॉजिक है, व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको क्यों कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए कहते हैं कि आप बात करें किसकी, सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। सोलर सिस्टम वहीं से आ रही है काफ़ी सारी लाइट, तो ठीक है वहीं से लाइट आ रही है, फिर हम लोग लाइट बना भी लेते हैं, ठीक है ना, लैंप वगैरह से हम लोग लाइट जनरेट भी कर सकते हैं अपना खुद का। बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। तो सोलर रेडिएशन की अगर बात करें तो सूर्य में हो क्या रहा है, वहाँ पर सन सिस्टम में हो क्या रहा है, वहाँ पर सारे जो मटेरियल है, सारे जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, वो एटम के फॉर्म में है। ठीक है, इतना ज़्यादा हीट रेडिएशन है, वहाँ कोई कंपाउंड फॉर्मेशन तो होगा नहीं, ठीक है ना। वहाँ पर सारे के सारे क्या है, एटम के फॉर्म में है। और एटम के फॉर्म में तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम तो वहाँ पर काफ़ी सारे है ही। वो जो एटम है वहाँ पर जितने भी वो एटम जो है वो अपने जो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर अपन हाइड्रोजन की ही बात करें तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक हायर एक्साइटेड लेवल में चला जाता है। और एक्साइटेड लेवल में आके जब वो क्या करता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। या हम डायरेक्ट ये बात करते हैं कि सूर्य में हो क्या रहा है, सोलर रेडिएशन का कॉज क्या है, कारण क्या है। तो सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे जाता है, वहां से क्या होता है वापस वो ग्राउंड लेवल पे आता है। और एक प्रकार के क्या करता है, इलेक्ट्रिक, एक प्रकार की क्या होता है, रेडिएशन वहां से क्या होती है, इमिट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर मूव हो रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, देन दिस इज मूविंग चार्ज पार्टिकल। स्टूडेंट्स ये तो मूविंग चार्ज पार्टिकल है ना, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है। एंड व्हेनेवर देयर इज मूविंग चार्ज पार्टिकल देन इट क्रिएट व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक प्रकार का क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट निर्मित करता है, बनाता है। तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, तो व्हेनेवर, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में अलग वैल्यू होगी, मिडिल में अलग होगी और लास्ट में अलग होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी तो क्या है, वेरी है। जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है ये भी तो क्या है, वेरी है। एंड व्हेनेवर देयर इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट देन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड इट, उसके आसपास क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, या बात करते हैं किसकी, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। हम लोग 12th फिजिक्स में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर कि जब इलेक्ट्रिक करंट वेरी होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म भी क्या होगा वहां पर क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। तो वो जो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने वाली है, वहां पर जो कॉज है, वहां पर जो कारण है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है और एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और वहां से क्या होती है, कि एनर्जी क्या होती है आपके पास, आपकी आंखों तक या आपके अर्थ सरफेस पे आती है। तो उस रेडिएशन को जिसका कारण ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये खत्म होती है। अब बात करते हैं किसकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब क्या करता है, किसी मैटर पे पड़ता है तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फिनोमिनॉन्स होते हैं, है ना। वाइब्रेशन होगा, रोटेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा, काफ़ी सारे स्पेक्ट्रास निकलते हैं। और इस पूरे एक वास्ट एक जो हम लोगों की एक स्टडी होती है, या ये बोले कि ब्रांच होती है साइंस की, इसको बोल देते हैं हम क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर अभी मैंने हल्के फुल्के आपको बताई। अब बात करते हैं एनएमआर की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो एनएमआर की बात करें तो यहाँ पर तीन बड़े बड़े शब्द हैं यहाँ पर। एक तो न्यूक्लियर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है। न्यूक्लियर से आप भली भांति परिचित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मतलब
काफ़ी मतलब एक मोस्ट कॉमन वर्ड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब हम बात करेंगे किसकी, एक एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ कहीं होगा, वो बताऊंगा मैं आपको। और रेजोनेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं या हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करने के लिए मुझे थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना पड़ेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मुझे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जनरली एटम के स्ट्रक्चर में हम ये बीच में तो क्या है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहां पर क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें रहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सब पार्टिकल ऑफ एटम। सब पार्टिकल ऑफ एटम बेसिकली क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना। रादर देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देयर आर सो मेनी सम एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक फर्मियन, न्यूट्रिनो, फाइयन, ओके, सो बोजान, काफी सारे क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। वो एक अलग से मॉडर्न फिजिक्स एक उसकी ब्रांच होती है, उसमें आपको पढ़ना होते हैं, ठीक है। चलो वहां की बात नहीं करते, हम बात करते हैं बेसिक लेवल की। तो बेसिक लेवल पे क्या हम तीन सब एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसी एटम के स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूक्लियस आपका क्या होता है बीच में होता है। तो अब बात करते हैं किसकी, हम 1911 की बात करें तो वहां पर क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। वहां पर रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व होने के साथ साथ क्या है, वो अपनी खुद की भी स्पिन क्या करता है, लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने खुद के एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है ना। खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करता है, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है। सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन दे रहा है, खुद की स्पिन पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, जो रोटेशन होता है, रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज सपोज से, तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इसकी क्या है, एक्सिस हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो एक ही हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन करने के साथ साथ मतलब कि रोटेशन अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या होगा, इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम क्या है, एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एस प्लस 1 इंटू एच अपन 2 पाई। तो ये तो क्या है आपका एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, सबसे वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम यहां से तो क्या क्वांटिटी इसकी निकल जाएगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या मैं बता रहा हूं आपको कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसके डायरेक्शन के लिए क्या है, इसके डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज हो यहां पर होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं कि एक ओरिएंटेशन को फ्रेमवर्क करता है। कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां पर ये क्या है, एस क्या है, एस इसकी क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स कर रखी है हम लोगों ने 1/2 हाफ, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, एमएस आएगा। अभी मैं लिख के छोड़ देता हूँ। क्यों लिख के छोड़ देता हूँ, अभी इसका जरूरत फिलहाल तो नहीं है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इस पर वर्क क्या होगा, कैसे होगा, ये हम जैसे जैसे प्रोपोगेशन होता जाएगा हमारे वीडियो लेक्चर्स का, वैसे वैसे आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की, जो कि मुझे नहीं करना थी। क्यों, क्योंकि मैं तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी, अब न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। तो जब ये क्या है 1924 की बात करें अगर अपन, तो जो पाउली है, लिनस पाउली, उन्होंने क्या है काफी जल्दी मतलब ये पता लगा लिया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपनी एक्सिस पे, वैसे ही क्या होता है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे। न्यूक्लियर भी क्या होता है, न्यूक्लियस भी जो होता है वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और अगर न्यूक्लियस एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो फिर ये रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। ये हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है इसका रिवॉल्यूशन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर क्या है
मैं क्या बता रहा था आपको अभी, मैंने ये बताया था कि अगर क्या है किसी भी लूप में, किसी भी सिस्टम में अगर क्या है इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो ही जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो ही जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये टाइनी मैग्नेट की तरह कार्य करेंगे। they will work as a tiny magnet. Why it is so? Because घूम तो रहे हैं ना, वो रुके हुए तो नहीं है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल तो नहीं है ना, वो तो क्या है, मोबाइल फेज में है। मोबाइल फेज में जब भी चार्ज पार्टिकल होगा देन इट विल कॉज व्हाट, एन इलेक्ट्रिक करंट। और व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट और वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट देन एक मैग्नेटिज्म तो कॉज होगा ही होगा। ठीक है, हम लोग फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ये, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर वर्क करता है। अगर ये टाइनी पार्टिकल है, क्या है ये, मतलब कि पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, रोटेशन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। अब इसका मैग्नेट होगा तो इसका एन और एस पोल भी होगा, सही है ना, इसका मैग्नेट होगा तो इसका एन और एस पोल भी होगा। तो यहाँ पर एक आपको बिल्कुल सिंपल सा थंब रूल याद रखना है। थंब रूल जनरल एक वर्ड होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी स्टेट में, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में थंब लगा के रूल बनाया हुआ है। ठीक है, तो थंब रूल देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल थंब का भी अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंब, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए थंब का क्या काम है। तो यहाँ पर थंब का ये काम है कि आप क्या करें, ये जो रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है इस प्रकार से देखिए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो आपका थंब है वो थंब आपका क्या होगा, एन होगा, और जो नीचे वो होगा वो क्या होगा, एस होगा। तो ये इसका क्या है, अगर कोई न्यूक्लियस है और ये क्या रिवॉल्यूशन दे रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो एन पोल ऊपर होगा और एस पोल क्या होगा, नीचे होगा। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा। अब अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात भी कर लो, साइड में रखा हुआ है, देख रहा है बड़ी देर से ध्यान से कि प्रोटॉन के बारे में चर्चा हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा सा बोल बता लो इसके साथ भी। तो इसके भी क्या है, एन और एस पोल होंगे। तो एन और एस पोल क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे, डेफिनेटली अपोजिट होंगे, क्योंकि वो तो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में अगर क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो थंब है वो क्या होगा आपका, एन नहीं होगा, वो थंब आपका क्या होगा, एस होगा, और ये एन होगा, और ये एस और ये एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आती है। हम लोगों ने क्या 11th स्टैंडर्ड में कुछ हम लोग बेसिक रूल पढ़ते हैं, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक समझ लो क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब कुछ पढ़ा करते हैं छोटी छोटी क्लास में। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बनाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बनाते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से एस एन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे और एक ऑर्बिटल में रह पाएंगे। ठीक है ना, तो एक पेयरिंग एनर्जी शब्द आता है यहाँ पर निकल के। अगर आपको क्या करना है, इसके पेयरिंग को ब्रेक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये कहें कि ये एनर्जी सप्लाई करोगे तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहां से हम क्या पढ़ रहे हैं। बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में, जहन में कभी आया करते थे कि 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं एक ऑर्बिटल में, और ये मतलब कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो इसके पीछे ये मैग्नेटिज्म एक रीजन है। ठीक है ना, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का एक शब्द पढ़ा करते थे हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि ये जो एन एस के जो इलेक्ट्रॉन है, एन एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाते थे, इनर्ट हो जाते थे। वो इनर्ट इसीलिए हो जाते थे क्योंकि क्या है, उनके बीच में मैग्नेटिज्म कॉज होता है। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, निकालना। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम का एक शब्द हम लोग क्या करते थे, पढ़ा करते थे। तो वो भी, उसका भी क्या है, रीजन यही है, उसका भी लॉजिक क्या है, यही है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, अब अपने न्यूक्लियस की। तो अगर न्यूक्लियस की वापस से बात करें, वापस से हम न्यूक्लियस पे आ जाएं, तो जैसे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम आपके न्यूक्लियस का भी होगा, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम आपके न्यूक्लियस का भी होगा। तो क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला वही आ जाएगा, √S+1 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर I+1 लिखते हैं, इंटू H/2π। ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर ये आई क्या है, ये आई वही स्पिन क्वांटम नंबर है। एस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन के लिए है,
और आपका जो आई है वो किसके लिए है, आपका न्यूक्लियस के लिए। एक तो यहाँ से ये बात समझ में आती है। उसके बाद में अगर क्या है इसका, अगर फिर वही डायरेक्शन की बात आएगी, अगर इसका डायरेक्शन देना है तो क्या होगा, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लगेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mi होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ms लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये डिफरेंस थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन के केस में 1/2 हाफ लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो डिजाइन होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वेरियस एटम विल बी वेरी, वो तो अलग अलग होगा ना। अगर हम बात करें कि इसकी हाइड्रोजन की, तो उसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग हो। फास्फोरस 31 की बात करें तो उसके लिए क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। फास्फोरस सल्फर की बात करें, C13 की बात करें तो उसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेरी करती जाएगी। और कुछ पर्टिकुलर आई की वैल्यूज ही होगी जिसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वर्क करेगा। बेसिकली हमारे कोर्स में क्या होता है, 1H NMR होता है, प्रोटॉन NMR भी बोलते हैं उसको, और उसके बाद 13C NMR होता है। बाकी के कुछ NMRs भी होते हैं, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो अभी क्या है कि सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। जल्दी भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जल्दी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत स्पीड में पढ़ना है तो। लेकिन क्या है कि जो स्टूडेंट्स बहुत धीरे से पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ इस सीरीज को, ठीक है। तो ये एक तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात आ गई है, एस भी हम लोगों ने निकाल लिया है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि एक जो न्यूक्लियस है वो घूमते घूमते क्या करेगा, कि मैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अभी रेजोनेंस का फंडा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम पे एक वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने वाले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाना है ना इसको, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाना है तो मेरा जो अननोन कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, 1H का न्यूक्लियस होगा, 13C का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका मैटर, मटेरियल। अब वहां पर क्या करेंगे हम, इस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे। इस दिशा से क्यों डाल रहा हूँ पता है ना आपको, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या है, लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, और लाइट जो होगी वो मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की लाइट यूज करूंगा, व्हाइट इज सो, मैं इसको ही बताऊंगा आपको। तो जैसे ही लाइट आएगी और वहां पर एक रेजोनेंस का फिनोमेनन होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यहाँ पर हैपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए मैं ये आपको वो एक क्यूरियोसिटी जनरेट करते जा रहा हूँ कि वो रेजोनेंस कैसा होगा, वो क्या होगा, कैसी बातचीत होगी जब भी रेडियो वेव जब हम क्या करेंगे, डालेंगे किस पे, हमारे मैटर पे, मटेरियल पे, तो रेडियो क्या क्या करेगी, किस प्रकार की बातचीत होगी, क्या घटना घटेगी, ठीक है, और कैसे होगा रेजोनेंस, वो हम करेंगे, देखेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा, रेजोनेंस सिखाऊंगा। रेजोनेंस सिखाने के बाद क्या है, और भी हम इसके डेप्थ में क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट भी पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी एक रोमांच पैदा होगा पूरा के पूरा NMR के अंदर। तो आप स्टूडेंट से निर्देश है कि कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक रोमांचक सफर पे जाने वाले हैं, जिसमें हम NMR के बहुत अलग अलग पहलुओं को क्या करेंगे, टच करेंगे और उस पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, किसके साथ, रुपेश कुशवाहा के साथ।